वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। इस चैप्टर के अंदर आई कैप ने टोटल 8 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो है वो डिफ़ाइन किए हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर्स के नाम और उनकी सर्विसेज, जो ग्लोबल इस वक्त क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उनकी डिटेल्स बताई हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने सर्विस मॉडल्स हैं, ठीक है, और कौन सा सर्विस मॉडल का एडवांटेज क्या है, किस सिनेरियो में कौन सा सर्विस मॉडल यूज़ किया जाता है। क्लाउड को डिप्लॉय करने के कितने मॉडल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया विद एग्जांपल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स, उसके चैलेंजेस और उसकी एप्लीकेशंस, ये 3 टॉपिक्स हैं। और इसके बाद पाकिस्तान की एक पॉलिसी मौजूद है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके हवाले से डिस्कशन हुआ है। तो अगेन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, 8 टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कुछ सेक्शंस का डेमोस्ट्रेशन भी मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ केस की तरह समझाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, द क्लाउड। ठीक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें, यानी कंप्यूटिंग सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जब हम उसको डिलीवर करते हैं ओवर द इंटरनेट, उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसमें क्या क्या मौजूद होता है? दीज सर्विसेज इंक्लूड सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स एंड मोर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जब क्लाउड के थ्रू यानी ओवर द इंटरनेट दी जाती हैं एज अ सर्विस, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि सर्वर्स भी हैं, स्टोरेज भी है, डेटाबेसेस भी हैं। जब ये सर्विसेज हम परचेज करते हैं तो ये हम क्लाउड कंप्यूटिंग को रेफर कर रहे हैं। सही है, क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स, ठीक है, to access and use these resources on demand without the need to invest in maintain physical infrastructure such as data centers and servers। तो सबसे पहला एडवांटेज हमें इस डेफिनेशन में भी पता चल रहा है कि चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर उनका कोई यूज़ केस रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज अ प्लेटफॉर्म है, कोई एप्लीकेशन को बनाना है या किसी सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज़ करना है ओवर द इंटरनेट और ऑन डिमांड, तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसमें उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव, जब आप ऑन प्रेमिसेस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आप उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करने की जगह उसे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर यानी ओपैक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि कॉस्ट कम से कम हो और आपको एडवांटेज मिले, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो, या चाहे वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो, उसको ऑन प्रेमिसेस इंटीग्रेट करने के बजाय, यानी एक कैपेक्स रेज करने की बजाय, हम ओपैक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, द शिफ्ट टू द क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ इनेबल्ड बिजनेसेस टू बिकम मोर फ्लैक्सिबल, रिड्यूस आईटी कॉस्ट, जैसे मैंने अभी बात की, और इंक्रीज एफिशिएंसी। With cloud services, organizations can manage computing services or resources dynamically, ensuring that the operation can scale and seamlessly with business growth। ठीक है, तो ये एक और एडवांटेज आपको समझ में आ रहा है कि फ्लैक्सिबल हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, आईटी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है काफ़ी हद तक, और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जो ऑपरेशन है ऑन स्केल और बिजनेस ग्रोथ के हवाले से क्लाउड को प्रेफर भी कर रही होती है। ठीक है, तो अभी हमें डेफिनेशन में समझ में आया कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तो सबसे पहली की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम डिस्कस करते हैं ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सबसे फर्स्ट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज इट्स एबिलिटी टू ऑफर ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। दिस मीन्स दैट यूजर्स कैन प्रोविजन and manage computing resources such as virtual machines, storage, or applications automatically without requiring manual intervention
फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। तो होता क्या है कि आप चाहे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक वेबसाइट पे आप जाते हैं और उस सर्विस प्रोवाइडर से उसका प्राइसिंग मॉडल देखते हुए जो भी बेस्ट फीजिबल लगता है वो आप परचेज़ कर लेते हो और आपको एक इंटरफेस मिल जाता है जिसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है सर्विस प्रोवाइडर की। आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टोरेज के हवाले से हो, चाहे वो एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे वो किसी सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के हवाले से हो या वर्चुअल मशीन हो। थ्रू अ सिंपल इंटरफेस, यूजुअली अ वेब बेस्ड डैशबोर्ड, जो इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी करके दिखाए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा जहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा। चाहे वो सैस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या प्लेटफॉर्म हो, वेब बेस्ड होता है, ठीक है, जहाँ से एक डैशबोर्ड आपको मिलता है जहाँ से आप अपना डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। यूजर्स कैन एक्सेस रिसोर्सेज इंस्टेंटली एंड इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो सबसे पहली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस की, जो क्लाउड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल, एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करती है एडिशनल वर्चुअल मशीन्स। क्यों करती है? क्योंकि ओकेजनल सेल्स होती है, ज़्यादातर ओकेजन ऐसा आ गया जैसे ईद हो गई जिस पे हाई ट्रैफिक के चांसेस हैं। तो विदाउट किसी आईटी पर्सनल को इन्वॉल्व करने के हवाले से या मैनुअली कोई चीज़ को इंटीग्रेट करने के हवाले से वो स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं सेल्फ सर्विस बेसिस पे, ऑन डिमांड बेसिस पे, उस वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर एक कंपनी है वो एडिशनल रिसोर्सेज वर्चुअली एक्सपैंड करना चाहती है किसी ओकेजनल सेल्स के ऊपर हाई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से, तो उसमें कोई डायरेक्टली वेंडर इन्वॉल्व नहीं होता, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक कवर हो जाती है। सेकेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। क्लाउड सर्विसेज आर एक्सेसिबल विया द इंटरनेट, यानी एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लाउड को एक्सेस करने के हवाले से वो है सबसे पहली चीज़ तो इंटरनेट, चाहे किसी भी लोकेशन से हो, किसी भी डिवाइस से हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या कोई डेस्कटॉप सिस्टम हो, दुनिया का कोई भी डिवाइस कहीं पे भी पड़ा हो, बस आपको वहाँ तक एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल्स यानी आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, यानी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मौजूद होता है। ऑन प्रेमिसेस का मसला ये कि वो उसी सर्वर के ऊपर इंटीग्रेटेड होगा, तो वो आप लेके हर जगह ट्रैवल नहीं कर पाते। लेकिन क्लाउड का एडवांटेज ये मिलता है कि आप अपने डिवाइस की जगह किसी और का डिवाइस किसी भी लोकेशन से इंटरनेट एक्सेस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। दिस फीचर इनेबल रिमोट वर्क and mobility as the users can access the resources they need from virtually anywhere with an internet connection, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, सही है। Example, a global marketing team can collaborate seamlessly by accessing shared cloud-based tools and application even though the team members are located in the different parts of the world। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन है, लेट सपोज एक कैनवा एप्लीकेशन है ग्राफिक्स की और उसके 5 यूज़र्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक वक्त में एक ही जगह मौजूद हो, दुनिया भर के किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, कहीं पे भी उनकी फ़िज़िकल लोकेशन हो, वो अपने अपने डिवाइसेस से कनेक्ट होते हुए इंटीग्रेटेडली एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे हम ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए लाइव जूम की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर से लोग कनेक्ट हो जाते हैं एक एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मौजूद है, स्लैक मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली एक्सेस देते हैं दुनिया भर से इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू, कनेक्टिविटी के हवाले से। सो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, ठीक है। नंबर 3 है रिसोर्स पूलिंग। क्लाउड प्रोवाइडर्स यूटिलाइज अ मॉडल नोन एज मल्टी टेनेंसी। आपने रियल एस्टेट के अंदर टेनेंट का बड़ा वर्ड सुना होगा, ठीक है। सो मल्टी टेनेंसी क्या होती है कि बेसिकली वो जगह, ठीक है, और उसका फिर रेंट, सही है। तो उस जगह के ऊपर कितनी रिसोर्सेज आ सकती हैं, ठीक है, कैपेसिटी क्या है। सो मल्टी टेनेंसी यानी डिफरेंट जगहों की बात हो रही है, बट क्लाउड के हिसाब से हम मल्टी टेनेंसी किसको कहते हैं, जिसमें रिसोर्सेज हों जैसे सच एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, दैट आर पूल टुगेदर एंड शेयर्ड अमंग दी मल्टीपल यूजर्स, सही है।
This approach allows for optimal resource utilization as physical resources are dynamically allocated based on users' needs. Pooling also brings cost efficiency as the multiple users share the same underlying infrastructure. तो एक ही infrastructure based on storage, processing power और memory, ठीक है, ये मल्टी टेनेंसी के डोमेन में आके यानी रिसोर्स मल्टीपल यूजर्स के दरमियान शेयर की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाउड प्रोवाइडर है जिसके पास एक डेटा सेंटर है, तो वो डेटा सेंटर एलोकेट करता है स्टोरेज के हवाले से स्टार्टअप को. सेम एलोकेशन जो बच जाती है वो एंटरप्राइज को भी ऑफर कर सकता है या फिर एक इंडिविजुअल यूजर को भी. बट ईच यूजर डेटा रिमेन्स आइसोलेटेड एंड सिक्योर. ठीक है, तो लेट सपोज मैं तो इस सर्वर के पास की कैपेसिटी लेट सपोज 100 GB की है. ठीक है, ये 100 GB का मेरे पास स्टोरेज है. अब एक इंडिविजुअल आया, उसने कहा मुझे सिर्फ जो है वो 10 GB चाहिए. तो 10 GB हमने उसको की स्पेस हमने उसको इस सर्वर मशीन पे दे दी, एक फोल्डर बना के प्राइवेटली, जिसको वो ही एक्सेस कर सकता है. अब 90 जो है वो मेरे पास मौजूद है. 90 मैं चाहूँ तो किसी और यूज़र को दे सकता हूँ या मैं किसी इंटरप्राइज को दे सकता हूँ. तो अगेन एक ही सर्वर के ऊपर, एक ही डेटा सेंटर में डिफरेंट सर्वर्स पे मैं प्राइवेटली फोल्डर बना के चाहे तो वो किसी स्टार्टअप को, एंटरप्राइज को या इंडिविजुअल को दे सकता हूँ बेस्ड ऑन द पैकेज जो वो कंपनी ऑफर कर रही होती है. ठीक है, सो हम रिसोर्स पूल कर रहे होते हैं. फोर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स है रैपिड इलास्टिसिटी. ठीक है, इसका क्या मतलब है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज स्केलेबिलिटी. ठीक है, तो आपको याद होगा हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का. ठीक है, तो रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि कितना स्केलेबल रैपिडली हम कर सकते हैं उस क्लाउड प्लेटफॉर्म को. ठीक है ना, या अवेलेबिलिटी क्या है उनके हिसाब से. तो जो सर्विसेज हम लेते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, प्लेटफॉर्म की हो या सॉफ्टवेयर की हो, थ्रू क्लाउड कितना स्केलेबल है. सही है. सो क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी स्केल्ड अप और डाउन. अप और डाउन का मतलब ये कि जैसे ओकेजनल कोई सेल्स होगी, ट्रैफिक हाई होगा, टर्नओवर ज़्यादा आने का चांसेस है. ठीक है ना, तो स्केल अप करना है. और जैसे ही नॉर्मल डेज में एवरेज हमें मालूम होता है तो उस वक्त स्केल डाउन करना है. तो क्या रैपिड इलास्टिसिटी है उस क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ बिल्कुल, कि वो स्केलेबल है, अप एंड डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द करंट डिमांड. ठीक है, दिस मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन एडजस्ट देयर रिसोर्स एलोकेशन इन रियल टाइम, ensuring that they only paying for what they need at the any given time. सही है. So a streaming service can increase its server capacity to handle the surge in traffic during the release of a popular new show, then scale down once the demand subsidize. ठीक है जी. तो अमूमन ऐसा होता है कि कोई नया शो आता है या कोई नई चीज़ होती है किसी प्लेटफॉर्म पे. ज़्यादातर आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स का काफ़ी क्रेज़ है. तो जैसे कोई न्यू मूवी लॉन्च होती है, दुनिया भर से मिलियंस ऑफ यूजर्स लॉग इन करते हैं. तो उस सूरत हाल में क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म है तो स्केलेबल उनको करना पड़ता है अप साइड पे. और जैसे ही नॉर्मल डेज़ में या जो वायरल चीज़ें होती है वो डाउन हो जाती हैं, उसके व्यूवरशिप कम हो जाती है, तो वो स्केल डाउन कर लेते हैं, यानी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम. ठीक है, इसका मतलब रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? स्केलेबिलिटी के हिसाब से क्विकली एडजस्टेबल हो वो प्लेटफॉर्म. फिर है मेजर्ड सर्विस. क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेट्स ऑन अ पे एज यू गो मॉडल. अभी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल जब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस समझाऊंगा तो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी उन वेबसाइट्स के ऊपर कि ज़्यादातर पे एज यू गो मॉडल चलता है. इसके अलावा भी और भी मॉडल्स होते हैं where users are charged based on their actual consumption. पे एज यू गो मॉडल क्या है? जितने फीचर्स आप ऐड ऑन करवाते जाएंगे उस हिसाब से आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी, यानी कंजम्पशन के बेसिस पे. ठीक है, यूसेज मैट्रिसेस सच एज bandwidth, storage and processing power are continuously monitored, controlled and reported to ensure transparency. This allow user to track their usage pattern and avoid unexpected cost, while cloud providers can efficiently manage and optimize the resources. A small business using a cloud storage service may only be charged based on the exact amount of storage
uses in a month, making it more affordable solution for managing the data. तो यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस की बात की गई है. की कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का कि मेजरेबल सर्विस के हिसाब से ही उसकी कॉस्ट डिफाइन होती है ताकि एफिशिएंटली और अफोर्डेबल सोल्यूशन जो है वो कस्टमर को दिया जा सके वेंडर की तरफ से. ठीक है, अब हम बात करते हैं फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स के हवाले से जो आपके स्टडी टेक्स्ट में भी बताए गए हैं. टोटल 6 हैं, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है अमेजन वेब सर्विसेज का. Amazon Web Services (AWS) is the world's largest and the most comprehensive cloud platform, offering a broad set of global cloud-based products and services, including computing power, storage, and databases. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है Amazon Web Services, ठीक है, वो एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस रखता है अपने पास. किस हवाले से? इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और डेटाबेसेस के हवाले से. AWS प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल. अभी हमने की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र था. सो AWS इज प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल क्लाउड एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेसेस ऑफ ऑल साइज. इट कुड बी इंडिविजुअल, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, मिड साइज और लार्ज साइज, डजेंट मैटर. ठीक है, तो वो तमाम तरीके के बिजनेसेस ऑल साइजेस को प्रोवाइड करता है सोल्यूशन. की सर्विसेज जो अमेजन वेब सर्विसेज की हैं, एक EC2 है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जो वर्चुअल सर्वर्स के लिए यूज़ होती है फॉर विद द कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशंस. इसके अलावा S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर अ वैरायटी ऑफ यूज़ केसेस. फिर इसके बाद है RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, जिसमें वो मैनेज करते हैं सब तमाम डेटाबेसेस, ज़्यादातर MySQL, Oracle. ठीक है, और एक है Lambda, a serverless compute service for running code in response for events without managing the servers. Use cases क्या होंगे? Running applications, websites and enterprise workloads, big data की analytics, ठीक है, या machine learning AI से related जो काम कराने हो, e-commerce platform with dynamic scaling on for the peak demand. ठीक है, ये सारे use cases हैं. और अगर इस तरह के यूज़ केसेस हैं तो उसके लिए अमेजन वेब सर्विसेज की डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पर बताई गई हैं. सेकंड जो फेमस क्लाउड प्रोवाइडर है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम एज्योर है. सो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज़ अ लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म नोन फॉर इट्स एंटरप्राइज ग्रेड सोल्यूशंस विद द सीमलेस इंटीग्रेशन. यानी डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के साथ. एंड अ ब्रॉड सेट ऑफ क्लाउड सर्विसेज. Azure supports a variety of workloads including again computing, analytics, storage, networking. ये तमाम काम के हवाले से जो क्लाउड पे करने हैं उसके लिए Microsoft Azure का प्लेटफॉर्म भी मौजूद है. इनके पास भी कुछ की सर्विसेज हैं जैसे Azure वर्चुअल मशीन्स. जैसे AWS के पास था वर्चुअल मशीन का सोल्यूशन, उनका एक अलग मॉडल नेम है. इसी तरह से Microsoft के पास Azure वर्चुअल मशीन्स के नाम से है. ऑन डिमांड स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है. SQL डेटाबेसेस के हवाले से भी प्लेटफॉर्म मौजूद है. Azure DevOps टूल्स फॉर ऑटोमेटिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट. और चौथी सर्विस है Azure एक्टिव डायरेक्टली, जिसमें क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस के हवाले से यूज़ होती है Azure एक्टिव डायरेक्टरी. ठीक है, यूज़ केसेस अगर इस तरह के यूज़ केसेस हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट Azure की इनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर हमें कोई क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिटिक्स या AI का इस्तेमाल करना है. इसके अलावा हमें अगर होस्टिंग करनी है बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड एप्लीकेशन, जिसमें ऑफिस 365 हो गया या विंडोज सर्वर या शेयर पॉइंट हो गया. हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशंस दैट इंटीग्रेट ऑन प्रेमिसेस IT इंफ्रास्ट्रक्चर विद द क्लाउड. सो ऑन प्रेमिसेस अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर आपको कुछ पार्ट अगर उसको क्लाउड पे लेके जाना है तो हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशंस भी मौजूद है. थर्ड जो फेमस क्लाउड प्रोवाइडर है दैट इज अगेन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP. सो GCP इज renowned फॉर इट्स एक्सपर्टाइज इन डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सर्विसेज. तो आपने ये एक चीज़ नोट की होगी कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट Azure और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ये ज़्यादातर, क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा जनरेट होता है, तो AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स के क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यानी ये तीनों बड़े बिग जाइंट कंपनीज जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है,
इसका मतलब इन चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा है। सो GCP क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिज़ाइन फॉर फास्ट स्केलेबल, अगेन देखो ये भी स्केलेबल है, सिक्योर वर्कलोड्स लेवरेजिंग गूगल एक्सटेंसिव ग्लोबल नेटवर्क। अब ज़्यादा सर्विसेज सिमिलर हैं, तो जब ऑर्गेनाइजेशन कैसे इनको प्रेफर करती है कि मुझे जो है वो अमेज़न की सर्विसेज सेलेक्ट करनी है या मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाऊँ, तो डिपेंड करता है नंबर वन के लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है, कितना जब कंपेयर किया जाता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से ये चीज़ें गुजरती हैं, तो 3-4 क्लाउड प्रोवाइडर्स की प्राइसिंग को देखा जाता है और फीचर्स को देखा जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट होता है, स्केलेबल ऑप्शंस को व्यू किया जाता है, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को मॉनिटर किया जाता है कि कहाँ हमारे पास चॉइसेस है, डिपेंडेंसी को देखा जाता है, ठीक है, अवेलेबिलिटी की फैक्टर्स को देखा जाता है, सही है, और ये भी देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स किसके पास ज़्यादा हैं या कौन सी बड़ी कंपनीज किसके साथ है, तो उन प्रायोरिटी बेसिस पे भी चॉइसेस होती हैं एम्प्लॉयर्स की टू गो आइदर विद अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और एनी अदर, ठीक है ना। की सर्विसेज जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, अगेन गूगल कंप्यूट इंजन है जिसके पास अगेन वर्चुअल मशीन्स वाला सोल्यूशन मौजूद है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है जो हाईली ड्यूरेबिलिटी स्केलेबिलिटी मौजूद है ऑब्जेक्ट स्टोरेज के हवाले से, बिग क्यूरी जो सीक्वल डेटाबेसेस या लार्ज डेटाबेसेस को प्रोसेस करने के हवाले से मौजूद है, टेंसर फ्लो एंड AI सर्विसेज, गूगल टूल्स फॉर मशीन लर्निंग एंड AI डेवलपमेंट के हवाले से टेंसर फ्लो मौजूद है, ठीक है। सो यूज़ केसेस अगर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग हो या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स हो, उस हवाले से AI ड्रिवन कोई एप्लीकेशन या एनालिटिक्स वर्कलोड हो उसकी होस्टिंग के हवाले से, और क्लाउड स्टोरेज या हैवी डेटा ऑपरेशंस के हवाले से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन यूज़ केसेस के ऊपर, ठीक है। फोर्थ है IBM क्लाउड। IBM क्लाउड प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज विद अ पर्टिकुलर फोकस और एंटरप्राइज ग्रेड सोल्यूशंस। AI देखें AI कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है, AI सही है, एंड हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स। So IBM cloud offerings are designed for businesses with high regularity and compliance needs such as finance and healthcare. की सर्विसेज अगेन देखिए सबके पास सिमिलर सोल्यूशंस ऑलमोस्ट अब आपको समझ में आ रहे होंगे, मॉडल के नाम से या की सर्विसेज के नाम थोड़े से वो ज़्यादा मुख्तलिफ रखते हैं, जैसे AI IBM क्लाउड वर्चुअल सर्विस, अगेन स्केलेबल वर्चुअल मशीन्स फॉर डाइवर्स वर्कलोड, IBM Watson AI कॉग्निटिव कंप्यूटिंग सर्विसेज फॉर AI ड्रिवन एप्लीकेशंस, ब्लॉकचेन के हवाले से मौजूद है इनके पास एक क्लाउड सोल्यूशन, सो ब्लॉकचेन सोल्यूशन फॉर सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एंड क्लाउड Kubernetes services, manage container service for deploying and containerized applications, ठीक है, जो वर्कलोड होता है, जो डेटा का लोड होता है उसके हवाले से भी सॉल्यूशंस मौजूद है। सो अगर आपके अगेन यूज़ केसेस रिवॉल्व करते हैं AI के हवाले से या क्लाउड ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड को हाइब्रिड करने के हवाले से या फिर ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट के हवाले से सच एज फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, सो यू कैन गो विद द IBM क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है, और उनके सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिफ्थ जो है वो Oracle क्लाउड, अगेन ये भी एक जॉइंट प्लेयर है। सो Oracle क्लाउड इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द एंटरप्राइज क्लाउड स्पेस, ऑफरिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म सर्विसेज एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस स्पेशली फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ERP, ठीक है। सो ERP से रिलेटेड आपका एक पूरा एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर था। इट इज़ नॉन फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी फॉर अ मिशन क्रिटिकल वर्कलोड्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो की सर्विसेज Oracle की हैं वो है Oracle का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाई परफॉर्मेंस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा Oracle ऑटोनोमस डेटाबेस, सेल्फ मैनेजिंग, सेल्फ सिक्योरिंग एंड सेल्फ रिपेयरिंग डेटाबेस प्लेटफॉर्म। ERP क्लाउड अगेन क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर फाइनेंस, HR एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उनके मॉड्यूल्स बने होते हैं, उसके ऊपर आप डेटाबेस स्टोर करके जो भी एनालिटिक्स वगैरह वो कर सकते हैं। Oracle क्लाउड एप्लीकेशन सूट फॉर बिजनेस एप्लीकेशन फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो अगर आपके यूज़ केसेस हैं, अगर आपको एक ERP सोल्यूशन चाहिए, क्लाउड बेस्ड चाहिए और विथ हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप Oracle क्लाउड की तरफ जा सकते हैं। माइग्रेटिंग लेगेसी एंटरप्राइज सिस्टम टू द क्लाउड, पुराने लेगेसी सिस्टम्स को हटाकर आप क्लाउड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये यूज़ केस बन सकता है। क्लाउड बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी आप Oracle क्लाउड को प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट जो आपकी स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स, दैट इज अलीबाबा क्लाउड। सो अलीबाबा क्लाउड इज एशियाज लार्जेस्ट
cloud service provider offering a comprehensive range of cloud computing services, including elastic computing, database service, big data analytics and machine learning. तो ये भी AI, big data में भी मौजूद है अलीबाबा क्लाउड, और एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है. इट इज़ द प्रेफर्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन चाइना एंड अक्रॉस एशिया. ठीक है, सो चाइना बेसिकली प्रेफर करता है नॉट टू गो विद द US और यूरोपियन टेक्नोलॉजी. वो उनकी आदत है कि वो जितनी भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स या टूल्स और एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो चाइना अपने खुद के इंटरनली चीज़ों को यूज़ करता है, क्योंकि वो सिक्योर करता है अपने डेटाबेसेस को. सो अलीबाबा क्लाउड मेनली बनाया भी इसलिए गया था कि वो चाइना के बिजनेस ऑपरेशंस को एट लार्ज स्केल हैंडल कर सके और एशिया की कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर सके अपनी सर्विसेज. सो अगेन इनके पास भी कुछ की सर्विसेज मौजूद है, जैसे इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, दैट इज़ स्केलेबल वर्चुअल सर्विस. अलीबाबा क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, OSS, scalable cloud storage for data backup, archiving, and again analytics. That's the main point. Max Compute big data platform for processing large scale data sets, and Alibaba AI and machine learning. So all the platforms currently ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो 6 फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, दे आर क्योंकि इस वक्त ये चीज़ गुजर रही है इंडस्ट्री में regarding to automate the workflows and to make accurate and handle द बिग डेटा एक्यूरेटली. ठीक है ना, और चीज़ों को ज़्यादा सिंक्रोनाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हर जगह यूज़ हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि तमाम 6 जो फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, दे आर हैव देयर की सर्विसेज इन दैट डोमेन एज वेल. और बिग डेटा के हवाले से या डेटाबेसेस को स्केलेबल बनाने के हवाले से सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. सही. सो अगेन यूज केसेस को देखें तो सपोर्टिंग ई कॉमर्स एंड रिटेल ऑपरेशन विद लार्ज स्केल ट्रैफिक एंड ट्रांजेक्शंस, providing cloud infrastructure for businesses expanding in China and Asia. Their focus is there. And for the again big data analytics for insights and decision making. सही है. टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपके सिस्टम पर नहीं होती हैं. ठीक है, वो किसी और कंट्री के किसी एक सर्वर मशीन पर होती है. ठीक है, जिसको आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हुए उसका सही से क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, यानी अपना यूज़र आईडी या ईमेल और पासवर्ड, और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. चाहे आप क्लाउड बेसिस पे कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई चेंजेस करना चाहें, कोई सर्विस लेना चाहें किसी सॉफ्टवेयर की या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की या किसी प्लेटफॉर्म की, चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो या आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से स्टोरेज पे काम करना चाह रहे हो. ठीक है, या उसके ऊपर कोई ऑन टॉप ऑफ इट लेयर्स आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हो. और सबसे अच्छी बात ये कि डिपेंडेंसी नहीं रहती. आप अपने कंप्यूटर के अलावा लेट्स सपोज आप कहीं ट्रैवल करते हो और कोई और डिवाइस आपको मिलता है, तो आप इसमें भी लॉग इन करके अपने सही क्रेडेंशियल से वेबसाइट के थ्रू और इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद उस क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज दे आर अप 99.9%. ये बात याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म्स 100% अप टाइम की गारंटी नहीं देते, 99.9% की गारंटी देते हैं. वो क्यों देते हैं? क्योंकि जो रिमेनिंग है वो उसमें वो बैकअप्स रन करते हैं या मेंटेनेंस रन करते हैं. ठीक है, तो वो 5-6 घंटे के लिए ऑफलाइन करते हैं साल में एक मरतबा. अब समटाइम्स क्वार्टरली भी करते हैं मेंटेनेंस, क्योंकि लोड ज़्यादा होता जा रहा है. ठीक है, सो क्लाउड टेक्नोलॉजी इज़ एबल करती है हमें कि हमारी डिपेंडेंसी हमारे लोकल सिस्टम पर ना हो. ठीक है, बल्कि हम दुनिया के किसी भी डिवाइस से अपना काम कहीं पर भी रहते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं. सही है, विदाउट इंस्टॉलेशन, विदाउट एनी बिग कॉस्ट, और रादर मेकिंग इट कैपेक्स इनटू ओपेक्स. ठीक है, अब ऑन प्रेमिसेस हम क्या क्या करते हैं. ऑन प्रेमिसेस हमारे पास एप्लीकेशंस भी होती हैं, डेटा रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग. जब हम ऑन प्रेमिसेस से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हम करते हैं और कौन सी चीज़ें क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो वेंडर्स हैं वो मैनेज करते हैं. तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्रीन वाले जितने भी नेम्स हैं ये लास्ट में जाके ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं. यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे सारी चीज़ें जो हैं वो थर्ड पार्टी वेंडर जो है वो मैनेज कर रहा होता है. हमें सिंपल लॉग इन करना है और अपनी सर्विसेज को इस्तेमाल करना है बस. ठीक है, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो एप्लीकेशंस, डेटा
रन टाइम, मिडलवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे तक होता है। वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग सामने वाले के पास होता है। ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियो में अभी नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि मैं अपनी खुद की वेबसाइट किस सर्विस प्रोवाइडर के पास मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई और उसका इंटरफेस कैसा नज़र आता है, वो प्रैक्टिकली मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में एप्लीकेशन और डेटा हम लोग मैनेज करते हैं, हमारे साइट पे होता है, या मतलब समझ लें ऑर्गेनाइजेशन के साइट पे होता है। बाकी चीज़ें वो वेंडर जो है वो मैनेज कर रहा होता है वेबसाइट पे, वेबसाइट के थ्रू हमारे पास एक्सेस होता है। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे सारी चीज़ें अदर मैनेज होती है। तो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस किस प्लेटफॉर्म पे एज अ सर्विस जब हम जा रहे होते हैं तो कितनी चीज़ें हम मैनेज करते हैं और कितनी चीज़ें दूसरा वेंडर मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर एक और इलस्ट्रेशन में आपको नज़र आ रहा होगा ऑन प्रीमिसेस, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हमारे पास है, कौन सी चीज़ें दूसरे लोग मैनेज कर रहे हैं। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, तो अगर हम खुद ऑन प्रीमिसेस मैनेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, जिससे होगा क्या कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाएगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे एक्सपेंसेस, उसके इर्द गिर्द और एक्सपेंसेस अकर होंगे। ठीक है ना, सिक्योरिटी के हवाले से मामला तय होंगे, पूरी गवर्नेंस सेट होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, हैवी लोड पड़ जाता है, नॉट जस्ट विद द कॉस्ट बट ऑल्सो टू मैनेज दीज रिसोर्सेज। ठीक है, एंड मेक इट अवेलेबल 99.9%। तो उस वर्कलोड को ऑफ करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए हम चूज़ करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है तो कौन सी चीज़ें हमें मैनेज करनी है और कौन सी चीज़ें मैनेज माइक्रोसॉफ्ट करेगा। इसी तरह से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर की एग्जाम्पल बता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। तो सबसे पहला स्केलेबिलिटी है। ठीक है, ऑन प्रीमिसेस सोल्यूशन आर रादर डिफिकल्ट टू स्केल। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है उसको स्केल अप करना, क्योंकि हैवी कॉस्ट है और डिपेंड करता है कि इतनी रिसोर्सेज हैं या नहीं। सो एज द टाइप ऑफ हार्डवेयर नीडेड डिपेंड्स ऑन योर application demand. If your app experiences heavy traffic, you might needs to significantly upgrade on-premises hardware. This problem does not exist with a cloud service, ठीक है, which you can quickly scale up or down with few clicks. Cloud services are a perfect solution for handling peak loads. With cloud-based services, businesses can use whatever computing resources they need. चाहिए, तो सबसे पहला एडवांटेज आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी लिखा हुआ है स्केलेबिलिटी के हवाले से। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्लाउड कंप्यूटिंग रिमूव्स हार्डवेयर एक्सपेंसेस एज हार्डवेयर इज प्रोवाइडेड बाय अ वेंडर। हमें हार्डवेयर की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड के बेसिस पे हमें तो एक लाइसेंस फीस और मंथली सब्सक्रिप्शन फीस उसको पे करनी है, बाकी सारी चीज़ें वो वेंडर मैनेज कर रहा है। सो देर इज़ नो नीड टू बाय, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन सर्वर्स, डेटाबेसेस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ योर रन टाइम इन्वायरमेंट। तो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है, इसकी एक मिनिमम कॉस्ट हम जो है वो पे कर रहे होते हैं। मोर ओवर यूजिंग क्लाउड बेस्ड सोल्यूशंस यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़। ठीक है, if you don't need extra resources you can simply scale down or not pay for them. That's the advantage. So cost effectiveness, immediate availability. Cloud solutions are available as soon as you paid for them. जैसे ही पे करेंगे access मिल जाता है, so you can start using a cloud service right away. There is no need to install and or configure hardware. ठीक है, performance. Cloud companies equip their data centers with high performance computing infrastructure that guarantees low network latency of your applications. ठीक है, उनका डाउन टाइम इतना नहीं होता है या ऑफलाइन नहीं होते हैं, उनका अप टाइम रहता है ज़्यादा, बट 99.9% होता है, 100% नहीं होता। सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज केप्ट in safe data centers to ensure a top level of security. Data is backup भी होता है and easily can be recovered. Moreover, cloud vendors ensure the security of your data by using networking firewalls, encryption, and sophisticated tools for detecting cybercrime and the fraud. So it's secure as well. सही है. The advantages of cloud solutions are huge. So it stands to reason that cloud services market is booming. आई होप समझ में आ रहा होगा।
स्टूडेंट्स को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट बाय गार्टनर रिसर्च कंपनी है, द ग्लोबल पब्लिक क्लाउड मार्केट सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू रीच ऑलमोस्ट $247 billion दिस ईयर एंड ग्रो टू ओवर 383 बिलियन बाय 2021। तो ये 4 साल पुराने नंबर से आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट ये अब 25-30% से नंबर बढ़ चुका होगा, $500 बिलियन से ज़्यादा का नंबर हो गया, इवन $600 बिलियन से ज़्यादा का होगा, और ये अप स्केल होता जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एडवांटेज क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इमीडिएट अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी के हिसाब से ये फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेबल सोल्यूशन है फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स पे बात करें। तो सबसे पहली जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है, ठीक है, वो है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। So software as a service is the most user-friendly model providing complete software application hosted in the cloud, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। Instead of purchasing and installing software on individual devices, users can access applications over the internet. SaaS eliminates the need for businesses to install, maintain or manage software themselves, ठीक है। Real world use cases, companies use Salesforce for customer relationship management CRM, Microsoft 365 for office productivity tools, and Zoom for communications and meetings. All these are SaaS products, software as a service, which require no installation or maintenance by the user. Characteristics of SaaS: applications are ready to use, updates and maintenance are handled by the provider. You can access the software through a web browser or application, usually paying a subscription fees. It's convenient and requires minimal टेक्निकल एक्सपर्टाइज, आइडियल फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स, ठीक है। बहुत सिंपल करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आप चाहे तो इसी तरह का कॉन्टेक्स्ट अपनी स्टडी टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हैं और वो भी एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पॉपुलर SaaS प्रोवाइडर: Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Slack. When to use SaaS? SaaS is ideal for businesses that needs ready to use software for communication or data management. It is highly accessible, making it suitable for end users who don't have any technical knowledge to operate, ठीक है। तो SaaS क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इंस्टॉल वगैरह नहीं करना, मेंटेन नहीं करना, मैनेज नहीं करना, जो प्रोवाइडर है वही ये सब काम करेगा। सब्सक्रिप्शन बेस्ड हम उसको परचेज करके इसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड थ्रू वेबसाइट और एप्लीकेशन, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है। सेकेंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। Platform as a service offers a cloud environment for developing, running, and managing applications without dealing with the complexities of maintaining underlying infrastructure, ठीक है। यानी हम डायरेक्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं किसको, APIs को, या कुछ चीज़ हमें डेवलप करनी हो उस लेयर पे। It provides a platform that includes tools for application development, hosting and runtime management. Platform as a service is aimed at developers who want to focus on building applications rather than managing hardware or operating system, ठीक है। तो ये खास तौर पे एप्लीकेशंस वगैरह, APIs वगैरह बिल्ड करने के हवाले से। रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है? अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बिल्ड्स अ SaaS प्रोडक्ट, कैन यूज Google App Engine or AWS Elastic Beanstalk to deploy their web application without worrying about setting up servers, network और storage. तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ जिसमें उनको क्या करना है, एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, उस लेयर के ऊपर डिप्लॉय करनी है थ्रू वेब, विदाउट सर्वर्स एंड नेटवर्क और स्टोरेज ऑन प्रेमिसेस मेंटेन करने के लिहाज से वो चाह रहे हैं कि ये काम हम क्लाउड के थ्रू करें, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को वो यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज लाइक अ टूल किट फॉर डेवलपर्स, बिल्ड किस चीज़ के लिए? टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस विदाउट वरिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोवाइडर्स प्री बिल्ड टूल्स, लाइब्रेरीज एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। डेवलपर्स फोकस ऑन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन while provider handles the infrastructure management.
It speed up the development process and allow for easy collaboration among the developers. Popular प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है? AWS लैम्डा, गूगल ऐप इंजन, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, ठीक है. व्हेन टू यूज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस is a great choice for developers building web applications or mobile application that require backend services like databases, authentication, and messages. It simplifies development by automating infrastructure management. ठीक है, तो वो मैनेज करने की नीड नहीं पड़ती इसमें. थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ये क्या है? प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग. अगर हमें ज़रूरत पड़ती है सर्वर्स की और उसके ऊपर स्टोरेज की और नेटवर्किंग की, तो हम क्या कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की तरफ जाते ओवर द इंटरनेट. वाई? बिकॉज इट्स अ क्लाउड. और कौन सा मॉडल है? पे एज यू गो सर्विसेज. इट एलिमिनेट्स द नीड, यानी ये ख़त्म कर देता है किस चीज़ को? फिजिकल हार्डवेयर और स्केलेबिलिटी के तमाम इश्यूज को जो बिजनेसेस को रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है. रियल वर्ल्ड यूज केसेस. A tech startup might need to scale its infrastructure quickly as the traffic spikes. Using infrastructure as a services such as Amazon Web Services or Microsoft Azure, they can easily increase their server capacity without investing in expensive hardware. Characteristics क्या है? Infrastructure as a service is like rental virtual computers and the storage space in the cloud. You have the control over the operating systems, applications, and development frameworks. Scaling resources up or down is easy based on your needs. ठीक है. Popular infrastructure as a service provider: Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure, Google Compute Engine, or DigitalOcean. When to use? Infrastructure as a service is ideal best for businesses that require complete control ओवर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी जब मुझे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. इट इज़ कॉमनली यूज बाय नेटवर्क आर्किटेक्ट्स, IT टीम्स एंड बिजनेसेस विद कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड. और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर रिक्वायरमेंट सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग के लिहाज से है तो. ठीक है. अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन तीनों की मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है. ऑलराइट, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ठीक है. तो आपको एक वेबसाइट व्यू हो रही होगी विच इज़ नेम एज कैनवा. ठीक है. और कैनवा इज़ वेरी फेमस फॉर ऑल द ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क. सही है. हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले कैनवा की जो है वो वेबसाइट ज़रूर यूज़ की हो, विज़िट की हो अपना ग्राफिकल मटेरियल बनाने के लिए. ठीक है. अब पहले मैं इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ. ठीक है. देखो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो, शर्त क्या है कि सारी चीज़ें क्लाउड बेस्ड होंगी. क्लाउड बेस्ड का मतलब ये है कि मेरे अपने लैपटॉप की मशीन पे नहीं, बल्कि एक फॉर्मल सर्वर मशीन पे जो किसी और कंट्री में लोकेटेड है, और मेरा डिवाइस और वो सर्वर जो है जहाँ से वो मुझे सर्विस मिल रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की मिल रही हो, चाहे प्लेटफॉर्म की मिल रही हो या सॉफ्टवेयर की मिल रही हो, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. सही है. नंबर 1, कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑन प्रेमिसेस नहीं है. ठीक है ना. लोकल सर्वर्स पे नहीं है, क्लाउड के थ्रू कनेक्टेड है. तो हम इस वक्त यूज़ केस जो देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का देख रहे हैं कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है कैनवा, जहाँ पर ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क मैं आसानी से कर सकता. अब आपके चैप्टर नंबर 11 में जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, जिसकी एग्जांपल अभी हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें एक और चैप्टर रिलेट हो जाता है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. और मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर 10 कैसे कनेक्ट होता है. ठीक है. देखिए, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, कैनवा मैंने वेबसाइट खोली, मुझे कोई ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना है, तो थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड ये दे दूँ कि लेट 90s के अंदर जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डेवलपर, और फिर MS ऑफिस की एप्लीकेशन सीखी थी जो उस वक्त मैंडेटरी था. लेट 1998 में या 1999 की मैं बात करूं तो उस वक्त
ग्राफिक्स के लिए मैंने जो सबसे पहली एप्लीकेशन एक्सप्लोर की थी अपने विंडोज़ के ऊपर, उस वक्त विंडोज़ एक्सपी होता था, विंडोज़ 98 विंडोज़ एक्सपी, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो अभी भी एप्लीकेशन मौजूद है एम एस पेंट की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और उस पे जो है वो हम विजुअल्स वगैरह ड्रॉ करते थे। और फिर आहिस्ते आहिस्ते इसके बाद 2000s के अंदर और 2005-6 के अंदर, और इसके बाद हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर था जो ऑन प्रेमिसेस, यानी हम अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके उसको परचेज करके इंस्टॉल करते थे, जिसका नाम था एडोब फोटोशॉप। तो अभी भी आप अगर आप सर्च करेंगे तो एडोब फोटोशॉप आपको नज़र आएगा, जिसमें बड़े अच्छे एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत अच्छी चीज़ें ग्राफिक्स की जो है वो बिल्ड करते हैं। और इवन मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वहाँ पर भी एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। और इसकी पूरी बाकायदा फील्ड थी, पढ़ाई होती थी, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमा, और ये एक ऐसा स्किल लोग काफ़ी अर्निंग्स करते थे अपवर्क पे, फाइवर पे, और अब भी। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और इवन क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के आने के बाद अब हर यूज़र जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब हमें उन लोगों के साथ यानी उन लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ। होता क्या था, क्योंकि बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, तो होता ये था कि जी मुझे अगर कोई ग्राफिक्स का काम करवाना है, फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्टर क्रिएट करवाना है, या मुझे कोई ब्राउशर या टेम्पलेट क्रिएट करवाना है, तो पहले तो ये होता था मैं ग्राफिक डिज़ाइनर को ढूंढता था कि मार्केट में कौन सा ग्राफिक डिज़ाइनर है जो मुझे अपनी सर्विसेज देगा, कितने में देगा, कब तक दे सकता है, फिर उसके साथ मीटिंग करो, उसको चीज़ें समझाओ। बहुत टाइम लगता था इन सारे प्रोसेस के अंदर, और बहुत टीडियस प्रोसेस होता था, ठीक है ना। फिर वो कहता था आज मेरे पास टाइम है, कल मैं आऊँगा, फिर टाइम ले रहा है, कॉस्ट आ रही है उसकी, ठीक है, और डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है कि वो आएगा तो वो मुझे बनाकर कुछ देगा। लेकिन 2025 में और इसके बाद अब आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और क्लाउड के ऊपर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद अब आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की कोई नीड नहीं है। पहले अगर वो बहुत हाई चार्ज करता था, तो अब मेरे पास क्लाउड के ऊपर सब्सक्रिप्शन बेस्ड, मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड, मैं कुछ $20-25 के अंदर बहुत सारा अनलिमिटेड काम करवा सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देता हूँ, ऑलरेडी मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ कैनवा। तो मैं क्या, अब ये लॉगिन होगा और लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं कैनवा की वेबसाइट पे क्या क्या कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता हूँ, सोशल मीडिया की पोस्ट, वीडियो, ठीक है, डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, शीट्स, वेबसाइट्स, ईमेल, फ़ोटो एडिटर, देखिए कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मुझे बाय करना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर अलग से परचेज़ करके डाउनलोड नहीं करना, एक्सपेंसिव कॉस्ट मेरी बच जाएगी, ठीक है। और मुझे किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसको सिंपली एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कमिंग सून पे, ठीक है, और यहाँ देखें लिखा हुआ है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। और इसके अलावा बहुत सारे टेम्पलेट्स देखें, कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त टेम्पलेट्स हैं, है ना। अब ये सारे टेम्पलेट्स, अब सोचें वो दौर था अर्ली 2000s में या 2008-2010 में कि जब हमें ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, और फिर उसके पास अगर एबिलिटी होती तो वो फिर हमें वो चीज़ बना के देता। आज सिर्फ सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, कस्टमाइज़ करना है, विद इन 10 मिनट्स आपकी पोस्ट रेडी हो जाती है। और इवन अगर आपको याद हो, मैं जैसे कहा कि चैप्टर नंबर 10 रिलेट हो जाता है, अभी तो हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर कोई भी चीज़ हमें चाहिए, हम उस पर क्लिक करते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स बना के समझ में आ जाता है। बट इस पहले तो ये चीज़ होती थी, बट अब क्या है, एआई के आने के बाद हम जेनरेटिव एआई, याद है चैप्टर नंबर 10 को अगर थोड़ा सा रिकॉल करो, तो जेनरेटिव एआई के अंदर एबिलिटी होती है कि वो नया कंटेंट बना सकता है बेस्ड ऑन माय प्रॉम्प्ट, और उसमें उस चैप्टर के अंदर लिखे मैं कि वो कौन से मॉडल्स हैं जो ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं टेम्पलेट मुझे सेलेक्ट करता हूँ मैं, और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास एक यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, लेफ़्ट साइड पे डिज़ाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ठीक है। अपलोड करनी है कोई पिक्चर, वो मैं अपलोड कर सकता हूँ यहाँ से, आपको दिखाऊँ, ठीक है। एक इमेज यहाँ पर मौजूद है, सही है। अब देखो जैसे मैं किसी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ऊपर मेरे पास फॉर्मेटिंग मेन्यू मौजूद है, यहाँ से मैं इसको कस्टमाइज़ करते हुए विद इन 5-10 मिनट्स मेरा ये टेम्पलेट
तैयार हो जाएगा। तो कितना इजी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे अगर मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे हज़ारों लाखों टेम्पलेट्स टॉपिक वाइज मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। तो मैं सर्च कर सकता हूँ और यहाँ से देख सकता हूँ, देखिए कितने ज़बरदस्त अमेजिंग टेम्पलेट्स हैं, सही है। सो दिस इज़ हाउ दिस मार्केट इज़ बूम, जिसे हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। ये सबसे पहली एग्जांपल मैंने आपको बता दी रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, दैट इज़ कैनवा, सही है। जब प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को भी सर्च करवा सकते हैं। तो इससे आसानी क्या हुई कि ग्राफिक डिज़ाइनर का भी रोल जो है वो, यानी उनकी भी जॉब और उनका भी जो वर्क वॉल्यूम है, चाहे वो फ्रीलांसिंग करते थे या ऑन जॉब, चेंज होता गया टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काफ़ी चीज़ें डेवलप हो जाती है। मैं जस्ट फाइनेंस लिख कर एंटर करता हूँ, लेट्स सी हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे हम जो ग्राफिक्स वाले एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें मेरे पास फाइनेंस रिलेटेड भी है। तो मुझे शुरू से कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी जो है वो काम आसान करेगी, ठीक है ना। तो अब एक वो शख्स होगा जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा, जो रेजिस्ट करेगा, और एक वो शख्स होगा जो एआई, क्लाउड और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए एफिशिएंसी क्रिएट करेगा अपनी वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त टेम्पलेट्स हैं। सिर्फ क्लिक करना है, उसको सिंपल एडिट करना है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, या इवन सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब ये वेबसाइट्स के कुछ की फीचर्स आपको बता देता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चलती किस तरह से थी। ऑलराइट, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को जब हम एक्सेस करते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क, जिसमें इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ग्राफिक्स से रिलेटेड, तो इनके कुछ डिफरेंट प्लान्स होते हैं, ठीक है। प्रो, बिजनेस, एंटरप्राइज, नॉन प्रॉफिट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन। सो हर एक तरीके का डिफरेंट टाइप और लाइसेंसिंग फीस होती है, सब्सक्रिप्शन होती है बेसिकली पर मंथ पर यूज़र के बेसिस पे, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में लेट्स से कि आपको एक सिनेरियो तो ये नज़र आ रहा है कि हर एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन की डिफरेंट प्राइसिंग होती है, ठीक है। और इसके अलावा पे एज यू गो मॉडल भी होता है कि जितने सॉफ्ट फीचर्स आपको मज़ीद चाहिए तो उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। तो अब जैसे यहाँ फ्री में देखें क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स के लिए फ्री है ₹0, ठीक है। उसमें आपको ये लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे। इसके बाद फिर प्रो अकाउंट की फ़ीस आपको समझ में आ रही होगी, ₹575 है पर मंथ फॉर 1 पर्सन, ठीक है। फिर इस तरह से बिजनेस और फिर एंटरप्राइज, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हर एक जो डिफरेंट टाइप है इस प्लान की, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ फीचर्स मौजूद है। इवन कुछ जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें भी मौजूद हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इंटरप्राइज, बिजनेस, लार्ज स्केल पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफिक्स या मार्केटिंग से रिलेटेड काम होगा, वो डेफिनेटली ऑन लाइसेंस के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगी। तो प्लान्स एंड प्राइसिंग होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे, क्लाउड बेस्ड पे इस तरह के पैकेजेस बने हुए होते हैं, ठीक है। और साथ में फिर वो ईयर एंड पे डिस्काउंट्स वगैरह भी फर्दर ऑफर करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पे जाते हैं, कैनवा एआई मौजूद है, ठीक है। कैनवा एआई असिस्टेंट, लेट्स क्लिक, ठीक है। ये कह रहा है ट्राई कैनवा एआई, और आप देखें अब प्रॉम्प्ट में जब दूंगा उसको, तो उस बेसिस पे वो मेरे लिए कुछ डिज़ाइन करके देगा। हो सकता है कोई ऐसा डिज़ाइन जो मेरे दिमाग में हो, मैं लिख के उसको बता सकता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। सी द टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट नाउ, ठीक है, कहाँ पर जा रही है वो चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ईजी हो जाता है, किसी भी हमें डेवलपर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैपेक्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनिमम लाइसेंसिंग फ़ीस के ज़रिए हम जो है वो काम बहुत आसानी से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पर फ्री एआई लोगो जनरेटर, ठीक है। लोगो अगर मुझे क्रिएट करवाना है बिजनेस का, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, और एआई बेस्ड वो प्रॉम्प्ट लेके मेरे लिए वो चीज़ जनरेट करके दे सकता है। सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, फॉर डिज़ाइनर्स, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की सबसे अच्छी बात क्या है, स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, नई चीज़ें आ रही होती है एवरी मंथ, नए फीचर्स आ रहे होते हैं, और यूज़र इंटरफेस पे क्लिक्स करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, प्रॉम्प्ट देते हुए अपनी ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट को आप विद इन मिनिमम टाइम
एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ग्राफिक्स की वेबसाइट मैंने यहाँ पर कवर कर दी। एक और एग्जांपल मैं कवर करता हूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। अगेन ये भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। इस वेबसाइट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, ठीक है। यहाँ पर भी काइंड ऑफ अ सिमिलर प्लेटफॉर्म कैनवा, बट ये अगेन एक्सटेंसिव, इसके बैकएंड पे भी एआई मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के बेसिस पे वो आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन करके देता है, ठीक है। और इनके भी डिफरेंट लाइसेंसिंग और प्लान्स होते हैं। जैसे अभी मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था उसको, ठीक है, कि क्रिएट अ 3D इलस्ट्रेशन ऑफ एन एनिमेटेड कैरेक्टर with a beard sitting casually on top of social media logo YouTube. The character must wear formal dress with coat and teal green tie. The background of the image is a social media profile page with a used YouTube channel name is Raheem Zulfikar Ali and has 54K subscribers. तो उसने within few seconds में जो है वो मुझे देखो डिफरेंट तरीके से इमेजेस बना के दी। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रोफिशेंट तरीके से वो, अब ये सारा एआई है, जनरेटिव एआई है, ठीक है, कि एक नया कंटेंट बनता है। और याद है मैंने चैप्टर 10 में आपको समझाया भी था। इस प्रॉम्प्ट ने जो है वो एक इमेज और सर्टेन इमेजेस मुझे बनाकर दी हैं, ठीक है ना। अभी भी कुछ जगहों पे डेफिनेटली एआई बहुत एक्यूरेट काम नहीं करता, बट ग्राफिक्स क्योंकि यहाँ पर है तो अच्छा काम इसने किया है। मेरी एक इमेज लेते हुए उसने एक कहते हैं ना रेप्लिकेट करते हुए मेरे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे उसने मुझे इमेज बना के दी। सो दिस इज़ हाउ चेंजिंग द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स नाउ एज वेल, ठीक है। तो हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स में भी डिस्कस किया है कि एआई विल शिफ्ट द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एआई विल शिफ्ट द रोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो। एआई इज ऑल्सो चेंजिंग द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ना हर डोमेन में जा रहा है और जा चुका है और उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि लोग एफिशिएंट हो रहे हैं, एक्यूरेट हो रहे हैं, कम टाइम के अंदर काम हो रहा है, कम कॉस्ट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाएंगी हर तरह के प्रोफेशन और डोमेन्स के लिए, चाहे वो सेल्स का प्रोफेशनल हो, चाहे वो मार्केटिंग का प्रोफेशनल हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड हो। एआई अपना इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है ईयर ओवर ईयर विद द सपोर्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है ना। तो अगेन ये एक और एग्जांपल है उसी तरह की वेबसाइट की। ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, कोई अलग से मुझे कोई चीज़ डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, इसको अंडरस्टैंड करें। देखें इस वक्त मैं लॉग इन हुआ हूँ अपने लैपटॉप से, ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस परचेज की, ग्राफिक्स की। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका कि सर अगर लेट सपोज मैं कहीं ट्रैवल भी करता हूँ या मैं किसी जगह जाता हूँ और मैं अपना लैपटॉप साथ नहीं ले जाता और मुझे स्टिल ग्राफिक्स पे काम करना है, तो मैं किसी के भी डिवाइस से, दुनिया में किसी के भी डिवाइस से, शर्त यह है कि इंटरनेट कनेक्शन हो उस डिवाइस में, तो मैं लॉग इन करके अपना काम वहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और एडवांटेज ये है कि मेरे लैपटॉप में क्योंकि कोई चीज़ ऑन प्रेमिसेस नहीं है, इंस्टॉल्ड नहीं है, तो एडवांटेज ये है कि दुनिया के किसी भी जगह से मैं किसी भी डिवाइस से इंटरनेट कनेक्शन की मदद से अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो दैट्स द स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। ऑलराइट, अब हम एक डेमोस्ट्रेशन देखते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या चीज़ें होती हैं। अगेन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी क्लाउड बेस्ड है, जहाँ पर यानी ये वो वेबसाइट्स होती हैं, होता वेबसाइट के थ्रू ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्लाउड है। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो जहाँ पर हमें कोई चीज़ बिल्ड करनी है, डिप्लॉय करनी है, स्केलेबल करनी है, कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है या एपीआई क्रिएट करनी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो उस हवाले से हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज को यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट की, और उस सर्विस का नाम है एज्योर ऐप सर्विस, ठीक है, जो बता रहा है कि क्विकली डिप्लॉय, बिल्ड एंड स्केल वेब एप्स एंड एपीआईज ग्लोबली विद अ फुली मैनेज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। और अब देखें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनोवेट विथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी विदाउट द नीड टू मैनेज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इतना एडवांस, ठीक है।
सो क्रिएट AI रेडी वेब एप्स इन द क्लाउड, यानी एप्लीकेशन अगर आपको कोई डेवलप करनी है, आपको कोई API डेवलप करनी है, तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज़ करते हैं। और पहले टाइम लगता था, लेकिन अब क्या है, अब कम टाइम लगेगा। ये खुद कह रहे हैं कि आप AI का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, AI जो है वो हर तरीके से हर डोमेन में इंटीग्रेट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम जो आपको यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए राइट बॉटम पे आस्क माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये क्या है, ये एक चैट बॉट है। ठीक है, देखें, हाय आई एम एन AI एजेंट। अब AI एजेंट्स आपको याद आ रहा होगा, हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, है ना, कि आप ह्यूमन को बिठाने से अच्छा, क्योंकि कॉन्टैक्ट सेंटर 24 घंटे, तो 3 शिफ्टें लगाने से कॉस्ट बढ़ेगी, सबको सैलरी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि चैटबॉट्स ऑर्गेनाइजेशंस बना देती हैं। और यहाँ पर आपको देखो प्रैक्टिकल नज़र भी आ रहा है कि एक AI एजेंट है, इसके बैक एंड पे एक डेफिनेटली क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइब्रेरी, एक एल्गोरिथम बेसिस पे ये रन होता है। आप जो भी यहाँ से सवाल पूछोगे वो रिस्पॉन्स करेगा, तो सामने ह्यूमन नहीं बैठा हुआ जो मुझसे चैटिंग करेगा। ठीक है, एक बॉट है। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होगा जो इसकी लाइब्रेरी में, इसके एल्गोरिथम में डिफाइन नहीं हुआ होगा, तो फिर ह्यूमन कनेक्ट होगा, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट योर सर्विसेज। ठीक है, अब मैंने एक जनरलाइज क्वेश्चन लिखा है, इस तरह के रिस्पॉन्सेज ये खुद बनाकर मुझे दे रहा होगा और आगे पूछेगा। ठीक है, तो अगेन ये क्या है, AI एजेंट से बना हुआ चैट बॉट है। ठीक है, तो अगेन सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की वेबसाइट के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक चैट बॉट देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और फिर मुझे उसने लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, लर्न मोर अबाउट ऐप सर्विस। सो दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस वाज दी अगेन एन एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहाँ पर आप क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन क्विकली डेवलप करनी हो या फिर आपको API क्रिएट करनी हो। अगेन ये भी मॉडल प्राइसिंग मॉडल पे चलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन सी प्राइसिंग किस हवाले से होती है। अब देखें, यहाँ पर पे एज यू गो मॉडल है। ठीक है, एज यूर सेविंग्स प्लान फॉर कंप्यूट और रिजर्वेशंस हैं। डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। फ्री प्लान के अंदर 1 GB रैम है, 1 GB का स्टोरेज है। पे एज यू गो 0 है, लेकिन जैसे ही मैं मज़ीद फीचर्स ऐड करूँगा मेरी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। आप देखें यहाँ पर पे एज यू गो, ठीक है, रैम 1.75 GB के साथ $13। जैसे ही मैं रैम की कैपेसिटी बढ़ाता जाऊँगा मेरा पे एज यू गो बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर अगेन कुछ और पैकेजेस हैं, प्रीमियम सर्विस प्लान है, पे एज यू गो देखो बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रैम एंड स्टोरेज, है ना। 1 ईयर सेविंग्स प्लान, 3 ईयर सेविंग प्लान, 1 ईयर रिजर्व, 3 ईयर रिजर्व। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, सेलेक्ट करती हैं कि कौन सा बेस्ट प्लान है जिस पे हम जा सकते हैं नीड्स के हिसाब से। ठीक है, सो ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। सही है, अब हम बात करते हैं इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के एग्जाम्पल की। सो लेट्स से कि मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है, जिसका नाम है RahimZulfiqarAli.com। ठीक है, सो आप RahimZulfiqarAli.com पे जाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर मैंने अपना पोर्टफोलियो डिटेल में लिख कर रखा हुआ है और एक ब्रांडिंग है बेसिकली कि मैं क्या करता हूँ, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स, जो कोर्सेज में पढ़ाता हूँ उसके लिंक्स। ठीक है, तो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो आप समझ लें, एक ब्रांडिंग समझ लें, एज अ वेबसाइट मैंने बिल्ड करके रखी है। ठीक है, अब ये वेबसाइट देखें दो चीज़ों पे, मेनली दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो वेबसाइट का नाम क्या है जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम, और दूसरा होस्टिंग यानी स्पेस मुझे चाहिए, यानी इस वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट है, इमेजेस है, फाइल्स हैं। ठीक है, इन सबको कहीं रखना है मुझे। मैं अपने लैपटॉप पे नहीं रखूँगा, मैं इसको ऑन प्रेमिसेस नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी अपनी लैपटॉप की जो मशीन है वो 24 घंटे ऑन नहीं रहेगी,
क्योंकि वेबसाइट को दुनिया में लोग किसी भी टाइम पे किसी भी तरीके से किसी भी डिवाइस से एक्सेस करेंगे। तो मुझे एक सर्वर चाहिए जहाँ पर मैं अपना ये सारा कंटेंट अपलोड करूँ, मुझे एक स्पेस चाहिए, ठीक है। यानी मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है वो स्टोर हो सके, यानी मुझे स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। अगर मुझे कोई एड इन वगैरह इसमें इंस्टॉल करना है या मुझे एलएमएस क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के लिए, मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं अपना स्टोरेज कैपेसिटी और दूसरी चीज़ें, होस्टिंग, डोमेन नेम्स, ठीक है। उनके भी प्राइसिंग प्लान्स होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो डिफरेंट तरह की होस्टिंग सर्विसेज मौजूद हैं। वेब होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, N8N VPS, ठीक है। N8N जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और ये बेसिकली वर्क फ्लोज डिफाइन करके उसको ऑटोमेट करने के काम आती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पर भी एक प्रीमियम पैकेज है, बिजनेस पैकेज है, क्लाउड स्टार्टअप पैकेज मौजूद है जिसके डिफरेंट फीचर्स यहाँ पर डिफाइन हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइंड द राइट होस्टिंग फॉर यू, वेब होस्टिंग, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। ये सारे प्लान्स को कंपेयर करके दिखाया गया है कि जो बेस्ट फिट होगा जिस यूज़ केस के लिए वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा जहाँ पर मुझे कंट्रोल पैनल नज़र आएगा जहाँ पर मेरी वेबसाइट की एक स्टोरेज स्पेस होगा। इस वक्त मेरे पास 200 GB का स्टोरेज स्पेस मौजूद है ईयरली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे, जहाँ पर ये वेबसाइट 99.9% अप रहती है, ठीक है। 0.1% इसलिए क्योंकि इसकी मेंटेनेंस होती है पर ईयर, जो है वो कंपनीज इसको मेंटेन करती है, तो कुछ घंटों के लिए ऑफलाइन होती है, बट वो साल में एक मरतबा होता है। तो ये समझ लें कि 99.9% ये अप टाइम ही आपको यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। तो अगेन जाते हैं इसी सर्विस वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देखें कि ये वेबसाइट अगेन क्लाउड बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की एग्जांपल है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, माय अकाउंट पे जाके लॉग इन करके दिखाता हूँ कि बैक एंड पे कैसे ये नज़र आता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ जहाँ पर मुझे लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है वेबसाइट्स, डोमेन, ईमेल्स, वीपीएस, बिलिंग, ठीक है। और क्योंकि मेरी एक्सपायरी यहाँ पर मुझे रिन्यूअल करवाना होगा, वेब होस्टिंग जो एक्सपायर हो जाएगा तो मैं अभी ईयर एंड पे इसको रिन्यूअल करवाऊँगा, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है और अब देखिए अब मुझे पता चल रहा है कि कब क्रिएट की थी, 2022 में, ठीक है जी। और फाइल मैनेजर पे जाके मैं अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पर फीचर्स दिए हुए वर्डप्रेस बेस पे अगर मुझे कोई चीज़ डेवलप करनी है, सही है। डेटाबेसेस, फाइल्स, ठीक है, एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस, ठीक है। ये रियल टाइम आपको प्रैक्टिकली इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर कोई यूज़ केस भी आता है तो आप चीज़ें लिख सकें कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज के अंदर अगर वेबसाइट की स्टोरेज और डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ताकि आपको वो नज़र भी आए, ठीक है। इस वक्त मेरे पास जो कैपेसिटी मौजूद है वो 200 GB की मौजूद है, ठीक है। डेली बैकअप्स, ठीक है, कि अगर मुझसे वेबसाइट डिलीट हो जाए तो बैकअप भी मौजूद होगा, सही है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वो मुझे नज़र आती हैं फाइल में, ठीक है। तो अब एक फ़ोल्डर मौजूद है public_html का, जहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हैं, इमेजेस, CSS, ठीक है ना, JS, सही है, WP एडमिन, वर्डप्रेस एडमिन, वर्डप्रेस का कंटेंट, ठीक है, और फिर इमेजेस, मेरा प्रोफाइल। तो ये बैक एंड पे देखो ऐसा नज़र आता है। फ्रंट एंड पे तो आपको वेबसाइट नज़र आ रही होती है, ठीक है ना। फ्रंट एंड दिखाता हूँ मैं आपको, ये फ्रंट एंड है, ठीक है, कि यूज़र ने अपनी वेबसाइट बनाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को लिया हुआ है पर ईयर एनुअल सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। तो फ्रंट एंड पे तो वेबसाइट है, बैक एंड पे देखें ये इस तरह से होता है जहाँ पर आप चीज़ें कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर। ऑलराइट, सो अब तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, किन हवाले से वो काम आते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आप देख सकते हैं कि सर्वर और स्टोरेज वगैरह की चीज़ें जब रिक्वायर्ड होती हैं तो उसको हम लेते हैं बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल।
वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल, क्योंकि सारा काम वर्चुअल हो रहा होता है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, सही है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज किन के लिए है? एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए है, जिसमें डेटाबेसेस, ठीक है ना, कंटेनर्स, एपीआईज को क्रिएट करना, ठीक है, ये सारा काम होता है। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर द एंड यूजर्स, जहाँ पर आप विदाउट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर उन सर्विसेज को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स हैं सर्विस मॉडल्स के ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सिंपल तरीके से अगर रिमेंबर याद रखना है, तो जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, चाहे वो जीमेल हो, कैनवा हो, जूम हो, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। अगर कोई चीज़ बिल्ड करनी है, डिप्लॉय करनी है ऐप्स की शक्ल में या एपीआईज की शक्ल में, तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की तरफ जाते हैं। अगर आपको सर्वर्स चाहिए ऑन रेंटल बेसिस या स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के हवाले से, ठीक है। सो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते क्या हैं? डिस्क्राइब वेयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोकेटेड, ठीक है। ये क्या है? क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या है? जहाँ पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोकेटेड, हु ओन्स इट एंड हाउ इट इज एक्सिस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने तरह के हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। 5 हैं टोटल, आपकी स्टडी टेक्स्ट में 4 इंक्लूडेड है, मैंने एक और ऐड कर दिया है जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड देन मल्टी क्लाउड, सही है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का मतलब क्या हुआ कि सर वो जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ लोकेटेड है, कौन उसको ओन करता है और किस तरह से एक्सेसिबल है, ठीक है। उनके ये 5 मेन मॉडल्स हैं। सबसे पहला है पब्लिक क्लाउड। होता क्या है? व्हाट इट इज? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड एंड मैनेज बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, सही है। रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टी टेनेंट, यानी एक ही सर्वर मशीन के ऊपर मल्टीपल कस्टमर्स को एक्सेस दिया जाता है उनके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स का। एक्सेस कैसे दिया जाएगा? ओवर द इंटरनेट। और मॉडल कौन सा अप्लाई होगा? पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। Who uses it? Startups, small medium businesses, organization needing scalability and low cost, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोवाइडर्स हैं अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, अ स्टार्टअप होस्ट वेबसाइट ऑन AWS EC2, ठीक है, डेटाबेस ऑन AWS RDS and files on Amazon S3. So they pay only for what they use and can scale instantly. एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट है, कोई हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, स्केलेबिलिटी मौजूद है, ईजी टू यूज़ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या है? लेस कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थर्ड पार्टी के पास है, वेंडर के पास है। सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर सेंसिटिव डेटा, क्योंकि ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सा डेटा क्लाउड पे रखना है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को बताते हुए या डेटा गवर्नेंस की पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए। और डेफिनेटली क्लाउड की हमेशा डिपेंडेंसी इंटरनेट पे ही रहेगी। इंटरनेट नहीं चलेगा तो क्लाउड की चीज़ें, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, प्लेटफॉर्म हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो काम नहीं करता। सो इंटरनेट इज़ द रियल डिपेंडेंट ऑन फॉर टू एक्सेस द क्लाउड की जितनी भी स्टफ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट क्लाउड। व्हाट इट इज़? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा सर्वर है उस पर कैपेसिटी भी उस एक ही ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, ठीक है, पूरा वो ऑन कर लेते हैं, सही है। सो कैन बी होस्टेड ऑन प्रेमिसेस, कंपनीज ऑन डेटा सर्वर, या फिर बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। ज़्यादा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन इससे मिल जाती है, सही है। तो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का फ़र्क अभी तक ये समझ में आया कि पब्लिक में यानी एक ही सर्वर मशीन पे मल्टीपल यूज़र्स मौजूद होंगे, मल्टीपल कंपनीज उस एक सर्वर पे अपनी डिपेंडेंसी रखती हैं, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। लेकिन प्राइवेट क्लाउड के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक वक्त में एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। हु यूज इट? बैंक्स, क्योंकि बैंक्स ही नहीं चाहेंगे कि वो पब्लिक क्लाउड बजाय प्राइवेट क्लाउड पे ही जाती हैं। तो बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेज विद स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये तमाम जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं ये यूज़ करती हैं प्राइवेट क्लाउड को। टेक्नोलॉजीज यूज्ड, वर्चुअल एमवेयर, ओपन स्टैक, अज्यूर स्टैक, AWS आउटपोस्ट, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, अ बैंक होस्ट कस्टमर फाइनेंशियल डेटा
in a private cloud inside its own data center to meet regularity and security requirements. तो हमें रीज़न पता चल गया कि किस रीजन्स की वजह से हम प्राइवेट क्लाउड की तरफ जाते हैं, या इंडस्ट्रीज जो सेंसिटिव हैं डेटा के हिसाब से वो प्राइवेट क्लाउड को प्रेफर करती हैं. एडवांटेजेस क्या है? हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फुल कंट्रोल ओवर द डेटा एंड कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस की अवेलेबिलिटी. डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव है, requires IT expertise up to some extent, and then limited scalability as compared to the public cloud. ठीक है. Then we have hybrid cloud. What it is? Combination of public cloud plus private cloud. दोनों का combination है. Data and application can move between the both. Sensitive workload stay private. एंड अदर रन्स ऑन पब्लिक क्लाउड. सही है. तो यहाँ पर चॉइस मिल जाती है, बाइफ्रिकेशन हो जाती है कि कौन सा डेटा हमें प्राइवेटली क्लाउड पर रखना और कौन सा हम पब्लिक पे रख सकते हैं, ताकि कॉस्ट भी मैनेज होती रहे. हु यूज इट? लार्ज enterprises, organizations transitions to the cloud, and businesses with mixed workloads. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है, स्टोर्स कस्टमर पेमेंट डेटा इन अ प्राइवेट क्लाउड क्योंकि सेंसिटिव है, रन्स वेबसाइट एंड प्रोडक्ट कैटलॉग ऑन AWS पब्लिक क्लाउड. ठीक है. तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा एक यूज केस है कि एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, वो सेंसिटिव डेटा प्राइवेट क्लाउड पे रखती है. कौन सा? कस्टमर का पेमेंट डेटा. बट वो जो वेबसाइट रन करते हैं और प्रोडक्ट कैटलॉग उनकी वेबसाइट के ऊपर है, वो उनको पता है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो वो पब्लिक क्लाउड पर रखते हैं. सही है. यूजेस पब्लिक क्लाउड ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक, जैसे ब्लैक फ्राइडे होता है या ब्लैक फ्राइडे होता है, या ईयर एंड सेल्स होती है, क्रिसमस सेल्स होती है, ईद की सेल्स होती है. ठीक है. हाई ट्रैफिक होता है. एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है क्योंकि हाइब्रिड है. बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जैसे मैंने बात की कि कंट्रोल हो जाती है. स्केलेबिलिटी मौजूद होती है जब रिक्वायर्ड हो. डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है क्योंकि हाइब्रिड है, दोनों को मेंटेन करना है, दोनों की चीज़ें पैरेलल लेके चलनी है. रिक्वायर्स स्किल मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन चैलेंजेस, बट अब कुछ हद तक ये भी रिजॉल्व हो गए हैं. ठीक है. Then we have the community cloud. What it is? Cloud infrastructure shared by multiple organizations. So organization जिनके common goals हैं या policies हैं, common चीज़ें या compliance common है. ठीक है. तो उनमें ये cost और resources shared हो जाती हैं. For example, government departments. ठीक है. तो एक government department तो नहीं है, बहुत सारे government departments हैं जैसे सिंध के, पंजाब के, है ना. तो उनके मोटिव्स एक ही हैं, उनके गोल्स एक ही हैं, उनकी पॉलिसीज अप टू सम एक्सटेंट एक ही हैं. ठीक है. कंप्लाइंस नीड्स भी हैं. तो वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज अ कम्युनिटी क्लाउड प्रेफर करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल. रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. एग्जाम्पल, सेवरल हॉस्पिटल शेयर्ड अ कम्युनिटी क्लाउड टू स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स वाइल कंप्लाइंग विथ हेल्थ केयर रेगुलेशन. सो ऐसी सिचुएशन में कम्युनिटी क्लाउड यूज़ किया जाता है. एडवांटेजेस, कॉस्ट शेयरिंग, better compliance than public cloud, and collaboration between the organization. Disadvantages क्या? limited scalability है, governance complexity होगी ज़ाहिर है, और less flexibility. तो हर एक डिप्लॉयमेंट मॉडल के हमें ये समझ में आ रहे हैं कि उसका यूज़ केस क्या है, किस कॉमन पर्पस के लिए वो इस्तेमाल होता है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. यहाँ आप उसको लिमिटेशंस कह सकते हैं. Then we have multi-cloud, modern and practical model. What it is? Using multiple public cloud providers. ठीक है. Not the same as hybrid cloud, avoids vendor lock-in. Real world example, a company uses AWS for computing, Azure for Active Directory and Google Cloud for machine learning. इस multi-cloud का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को एक ही कंपनी यूज़ कर रही है. जैसे एक कंपनी है वो कंप्यूटेशन के लिए अमेजन की सर्विसेज का एक क्लाउड वर्जन यूज़ कर रही है. ठीक है. डायरेक्टरी के लिए एजूर को माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रही है. मशीन लर्निंग एनालिटिक्स के लिए गूगल क्लाउड उनकी प्रेफरेंस है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग सर्विसेज की टाइप्स को एक ही कंपनी का इस्तेमाल में आ रहा है. ठीक है. तो दैट इज़ मल्टी क्लाउड. इससे क्या है? एडवांटेजेस, नो वेंडर डिपेंडेंसी, बेटर रिलायबिलिटी, बेस्ट सर्विसेज फ्रॉम ईच प्रोवाइडर. डिसएडवांटेजेस, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी होगी, डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड स्किल्स रिक्वायर्ड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. अब यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन टेबल बना दिया ताकि आपको इजी हो और इजी टू रिमेंबर हो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के हवाले से. पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड,
कम्युनिटी एंड मल्टी क्लाउड। उनकी ओनरशिप का कंपैरिजन है, कॉस्ट का कंपैरिजन है, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड उसका यूज केस। ठीक है, तो आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। प्लस आप अपनी स्टडी टेक्स्ट में भी जो कंटेंट और एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बेनिफिट्स डिटेल में आपकी स्टडी टेक्स्ट में लिखे हैं और बहुत ही आसान तरीके से इजी एग्जांपल्स के जरिए लिखे हुए हैं। और इसी से रिलेटेड एक सवाल आई कैप ने अपने मॉडल पेपर में भी दिया है, आपको याद होगा। ठीक है, सो अगेन इंपॉर्टेंट। सो बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी, डिपेंड कि हम कौन सा मॉडल सेलेक्ट करते हैं। स्केलेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, सही है कि अगर एक सर्वर नहीं चल रहा तो प्रॉम्प्ट बेसिस पे वेंडर जो है वो दूसरे सर्वर पे माइग्रेट कर देते हैं चीज़ों का। ठीक है, इनोवेशन, नए डायनामिक्स मौजूद है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल, सर्विसेज, फीचर्स। ठीक है, और इनोवेट होते रहते हैं। एंड सस्टेनेबल भी मॉडल्स हैं। ठीक है, तो हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, हाई कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक सस्टेनेबल मॉडल है। बट अभी डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कि हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा तो हम इनको स्मूथली यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, सो ये सारे बेनिफिट्स हैं, इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे अपनी स्टडी टेक्स्ट। देन वी हैव द चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या क्या चैलेंजेस हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मिनिमाइज होते रहेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का चैलेंज है, जैसे डेटा ब्रीच हो जाना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली अनऑथराइज एक्सेस किसी को मिल जाना, या रेगुलेशंस की कंप्लाइंस के हवाले से ये चैलेंजेस रहेंगे। जैसे जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं और वो भी क्लाउड पे माइग्रेट हो रही हैं, तो उस हिसाब से हमारी डेटा जो गवर्नेंस है वो डिपेंड करती है कि कितनी स्ट्रांग है और किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो सके या डेटा कंप्रोमाइज़ ना हो सके। तो डेफिनेटली चैलेंज रहता है हर तरह की टेक्नोलॉजी में जिसमें क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के कंसर्न्स होते हैं। देन वेंडर लॉक इन, डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है, कैन मेक माइग्रेशन डिफिकल्ट। समटाइम्स ये होता है वेंडर की पॉलिसीज के हिसाब से। डाउन टाइम, रिलायंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड पोटेंशियल सर्विस आउटेजेस। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे भी इस साल भी 2025 में काफ़ी मरतबा कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्विसेज उनकी डाउन हुई थी एक एक दिन के लिए। ठीक है, विच कॉज अ मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एंड ऑपरेशंस स्मूथ नहीं हो पा रहे थे। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है, प्रोबेबली चांसेस होते हैं हैकर्स ट्राई टू हैक दैट सिस्टम्स एंड सर्वर्स। ठीक है, तो वहाँ से भी एक प्रेशर होता है। कंपनी के जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं दे ट्राई टू हैंडल इट विथ मोर कंप्लाइंसेस। ठीक है, और पॉलिसीज़ के हिसाब से और टेक्निक्स के हिसाब से उनको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बट हाँ, इंटरनेट की कनेक्टिविटी डाउन हो जाना, अगेन किसी कंट्री में कोई मैक्रो लेवल पे कोई चेंजेस आ जाना, जैसे जंग हो जाना, ठीक है, या फिर कोई फिजिकल टेंशन आ जाना उसकी वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी। और फिर अगर लैन के थ्रू अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जी सबमरीन केबल्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई, उसको फिर रिपेयर करना, तो वहाँ से स्लो हो जाती हैं सर्विसेज। तो डाउन टाइम के इश्यूज ये तमाम सिचुएशंस में मौजूद होते हैं, तो ये वन ऑफ द चैलेंज है। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट, अनकंट्रोल यूजेज कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट बड़ी कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिगार्डिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। टेक्निकल एक्सपर्टाइज, रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोफेशनल टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज क्लाउड रिसोर्सेज। डेफिनेटली क्लाउड कंप्यूटिंग के भी एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं फॉर दैट पर्पसेस टू मेक श्योर कि तमाम चीज़ें स्मूथली रन हो। ठीक है, सो दीज आर डेफिनेटली द challenges currently for the cloud computing। 5 challenges हैं आपकी स्टडी टेक्स्ट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे पहला है डेटा स्टोरेज एंड बैकअप, देन बिग डेटा एनालिटिक्स, यानी हम क्या क्या करते हैं बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ये सिंपल लिखा हुआ है, सही है, और इसकी डिटेल्ड पैराग्राफ्स और एग्जांपल्स आपकी स्टडी टेक्स्ट में। सो यू हैव टू गो इनटू योर स्टडी टेक्स्ट टू मेक श्योर कि आप उसको रीड करेंगे डिटेल में, सही है। सो आई एम नॉट रीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरी वर्ड फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट। आई होप के मैं मेंशन ये कर रहा हूँ कि आप एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग को, इन तमाम हेडिंग्स को रीड करेंगे। बहुत आसान लिखा हुआ है विद इजी एग्जांपल्स। बट यहाँ पर समझने का मकसद ये कि एप्लीकेशन हम क्या करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे, तो हम किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। सो डेटा स्टोरेज के हवाले से बैकअप, ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स, याद है बिग डेटा चैप्टर नंबर 4 में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है।
तो अब ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेफरिंग कि हम बिग डेटा एनालिटिक्स ऑन प्रेमिसेस ना करें, वी यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसी तरह से आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग का कंपोनेंट है, इसका अगेन हम लास्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं डिटेल में, बट ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, IoT, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट अलॉट। सही है, तो आई होप क्लियर होगा IoT होता क्या है, बट अगेन दिस इज बीइंग यूज्ड थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अलावा कुछ कोलैबोरेशन टूल्स, ई कॉमर्स मोस्टली इस वक्त क्लाउड पे ही चल रहा होता है रादर देन ऑन प्रेमिसेस। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो, उसकी टेस्टिंग हो, इसके अलावा डिज़ास्टर रिकवरी प्लान्स एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोई अनइवन सिचुएशन हो, उसके बेसिस पे भी लोग अपने कंट्री के अंदर मेंटेन नहीं करते बल्कि डिज़ास्टर रिकवरी प्लान्स करते हैं थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिफरेंट सर्वर मशीन्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास 8 टोटल एप्लीकेशंस हैं, इनको काइंडली रीड कीजिएगा स्टडी टेक्स्ट में से एंड गेट देयर एग्जांपल्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बिलो, तो आई विल आंसर दैट। सही है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ पाकिस्तान क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी although काफ़ी comprehensive है when you search this policy on the internet, so you will find a PDF document of around 22-23 pages, ठीक है। बट ICAP ने आपके स्टडी टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट्स को हाईलाइट किया इस पॉलिसी के हवाले से। सो पाकिस्तान की पहली फर्स्ट क्लाउड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग पब्लिश्ड इन February 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकॉम, MOITT, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया सबसे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से cloud services are to be adopted by all public sector entities, accelerate digitization of citizen services। तो आपने देखा होगा अभी 2025 में भी और ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं कि वो अपने पब्लिक सेक्टर के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको आहिस्ते आहिस्ते उनकी एक हर तरह के डिपार्टमेंट की एक एप्लीकेशन, वेबसाइट और डिजिटाइजेशन सर्विसेज आ रही है और इंटीग्रेट हो रही है विद द फिनटेक्स, ठीक है। ताकि जो जेन जी है और जो जनरेशन अल्फ़ा है दैट विल बी यूजिंग ऑल दोज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ताकि एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस हो सकें ट्रेडिशनल से हट के, ठीक है ना, और विद इन फ्यू क्लिक्स हो सकें। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से क्लाउड डेफिनेटली एक अच्छा वे आउट है, तो इसी वजह से पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लाउड पॉलिसी के अंदर इसमें इसको ऐड किया गया है, ठीक है। सो ट्रांजिशन to the cloud solution reduces dependency on traditional on-premise infrastructure, therefore lowering capital and operational expenditures through shared and scalable services. So that's the point जो हमने discuss किया है कि cost optimization के हवाले से cloud is very much preferable. Data sovereignty and localization, the policy mandates the critical and sensitive government data must be hosted within Pakistan. तो अगर कोई ऐसा सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा है वो होस्ट होगा विद इन पाकिस्तान उनके लोकल सर्वर्स डेटा सेंटर्स के ऊपर। दिस इंश्योर्ड नेशनल डेटा इज नॉट सब्जेक्टेड टू द फॉरेन जुरिस्डिक्शन और वल्नरेबिलिटीज एसोसिएटेड विद द ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो। तो आपने देखा है अमूमन जंग होती है, वॉर होती है, यहाँ हैकर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनका इंटरेस्ट होता है कि गवर्नमेंट के डेटा सेट्स को चोरी किया जाए और फिर उसको बेचा जाए या उसका मिसयूज़ किया जाए। तो इस वजह से इस पॉलिसी के अंदर डेटा सॉवरेनिटी एंड लोकलाइजेशन के पॉइंट को ऐड किया गया है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जैसे ऑडिट एंड कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स के नंबर्स यहाँ पर मेंशन किए, मेक श्योर यू रिमेंबर दीज, ठीक है। अलाइनमेंट विद द लीगल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्पीकर 2016 एंड द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी NCSP 2021, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात की गई है कि ट्रेनिंग दी जाए गवर्नमेंट के लोगों को और उनको अवेयर किया जाए अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा गवर्नेंस, एज आई सेड कि डेटा गवर्नेंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की बात है तो सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न एज वेल, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई कि लोगों को अपलिफ्ट करें, ट्रेन करें अबाउट दीज डोमेन्स। सिक्योरिटी एश्योरेंस के हवाले से बात हुई भी है, ईजियर कंप्लाइंस ऑडिट्स अंडर लोकल लीगल फ्रेमवर्क्स, ठीक है, फास्टर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनऑथोराइज फॉरेन एक्सेस और डेटा एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। तो ये तमाम सिक्योरिटी एश्योरेंस के हवाले से पॉइंट्स को ऐड किया गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल CSPs, प्रायोरिटी इज गिवन टू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दैट मेंटेन फिजिकल डेटा
सेंटर्स विद इन पाकिस्तान, सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, विच रीइंफोर्स डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स एंड सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री ग्रोथ। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि यूटिलाइजेशन होगी लोकल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को पहली प्रायोरिटी दी जाए, इसके बाद फॉरेन कंट्रीज के। सो दिस अगेन पॉलिसी हैज़ वेरी intuitive points regarding the standardization, cost, ठीक है, डेटा सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, और यहाँ पर लिखे हुए कौन कौन से फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज़ को इसके अंदर ऐड किया गया है। सो स्टूडेंट नीड टू मेक श्योर कि उसको ये पॉइंट्स सारे याद हों, ठीक है, हाईलाइटेड हेडिंग्स याद हों, हर हेडिंग के अंदर क्या चीज़ इस पॉलिसी के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किए। सो मेक श्योर दैट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विद एग्जामिनेशन पॉइंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैं स्टडी टेक्स्ट को थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। आई विल नॉट रीड एवरी पैराग्राफ फॉर यू, चैप्टर ईजी अल्फाजों में लिखा हुआ है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। स्टिल अगर कोई सवाल हो तो आई विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ। सर्विस मॉडल्स के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में समझा दिया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मज़ीद टेक्स्ट इस पे और एग्जाम्पल्स आप पढ़ना चाहें तो आपकी स्टडी टेक्स्ट में यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, उसके की फीचर्स और उसके यूज़ केसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरह से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट इफ़ यू वांट मोर एग्जाम्पल्स तो डेफिनेटली यू विल कम टू स्टडी टेक्स्ट एज वेल, ठीक है। सो इसकी टिपिकली आपको रीडिंग करनी है और समझना है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज के फीचर्स क्या है और कंपैरिजन किस हवाले से दिया हुआ है, ठीक है। देन वी हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स मैंने बता दिए थे। इसमें यहाँ 4 लिखे हुए, मैंने आपको 5 बता दिए, सबका यूज़ केसेस बता दिया। इफ़ यू वांट टू रीड मोर यूज़ केसेस फॉर रिमेम्बरेंस तो आप यहाँ से एग्जांपल्स और चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट वाज द पार्ट ऑफ आल्सो योर आई कैप मॉडल पेपर, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी है, ठीक है, स्केलेबिलिटी है। अगेन अब कॉस्ट एफिशिएंसी के अंदर कौन से की पॉइंट्स है, दैट इज रिटन हियर, सही है। वेरी वेरी इजी चैप्टर है ये, वन ऑफ द इजी चैप्टर कैफ 3 के सब्जेक्ट का है, चैप्टर नंबर 11 क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इवन अगेन आई एम सेइंग इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट डू आस्क मी, ठीक है, बट आपको ये चीज़ पढ़नी होगी। मैं वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करता हूँ, ठीक है, अनटिल अनलेस कि इफ एनी स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। डिज़ास्टर रिकवरी, डिज़ास्टर रिकवरी क्या होती है, उसके की पॉइंट्स दिए मैं, उसकी एग्जाम्पल दी हुए, सो डोंट मिस एनी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को समझिएगा, ठीक है, यहाँ से। देन यू हैव चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे मैंने बताया था 8 टोटल पॉइंट्स हैं डेटा स्टोरेज एंड बैकअप के हवाले से, और उसकी रेलिवेंट एग्जाम्पल है। फिर बिग डेटा एनालिटिक्स, तो बिग डेटा एनालिटिक्स की एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग उसकी एग्जाम्पल। तो सारे पॉइंट्स की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल्स यहाँ पर सर मौजूद है, ठीक है। एंड देन पाकिस्तान क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी पॉइंट इन देयर एग्जाम्पल, जो आपको डेफिनेटली एफर्ट लगाना है। माई सजेशन वुड बी के डू रीड दिस चैप्टर 2 to 3 times, ठीक है, और उसके सवालात आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, लिखें, ड्राफ्टिंग आपकी किस तरह की स्किल्स हैं, ठीक है। सो 3 से 4 मरतबा जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे यू विल फाइंड इट। ऑलराइट, सो जब आप एक्सेस करेंगे गूगल ड्राइव को तो आपको चैप्टर नंबर 11 की PDF फाइल यहाँ पर नज़र आ रही होगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोल्डर में ऐड जैसे ही एंटर करेंगे सॉल्व्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, यहाँ पर भी मैंने चैप्टर नंबर 11 अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करते हुए सवालात को अटेम्प्ट करें। मैंने विद आंसर्स आपको दिया है ताकि आप इसको मैच कर सकें। कोई फिक्स आंसर कभी भी नहीं होता एक सवाल का, बट उसका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली मीट होना चाहिए, उसकी प्रॉपर एग्जाम्पल्स, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स की कनेक्टिविटी बिल्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप गूगल ड्राइव को एक्सेस करें और चैप्टर 11 की चीज़ों को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, सही। लिंक आपके पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक यू। MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 11 क्लाउड कंप्यूटिंग, सिनेरियो बेस्ड MCQs। तो सबसे पहला है, अ स्टार्टअप लॉन्चेज एन ऑनलाइन स्टोर and experiences very high traffic during each sales.
The company wants to automatically increase server capacity during the peak demand and reduce it afterwards while paying only for actual use. Which cloud characteristics is being applied? सही है. तो सिनेरियो बहुत आसान है कि ड्यूरिंग द पीक सेल्स ऑनलाइन स्टोर है वो ऑटोमेटिकली सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है और फिर आफ्टरवर्ड्स जो है वो नॉर्मलाइज करके एक्चुअल यूजेज पे आना चाहता है. तो क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक कौन सी अप्लाई होगी, इसमें से आपको बेस्ट आंसर यानी करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है. सो दिस इज रैपिड इलास्टिसिटी. सही है. सो रैपिड इलास्टिसिटी अलाउज क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली based on demand, ensuring cost efficiency during peak events like Eid sales. Next, a bank stores sensitive customer financial data on infrastructure dedicatedly only to the bank and managed internally to meet strict regularity requirements. ठीक है. So which cloud deployment model ज़्यादा appropriate रहेगा इस situation के हिसाब से? So this is private cloud. सही है. Private cloud offers dedicated resources, high security and full control, making it suitable for banks and regulated institutions. Third scenario, several hospitals jointly shared cloud infrastructure to store and exchange patient records while complying with the healthcare regulation. This is an example of, so we have already discussed community cloud. ठीक है. Next, a company uses Amazon Web Services (AWS) for its websites but keeps sensitive payroll data on its premises server. Which deployment model is this? ये कौन सा होगा? So this will be hybrid. सही है. कुछ डेटा उन्होंने पब्लिक पे होस्ट किया है, कुछ प्राइवेट ऑन प्रेमिसेस पे होस्ट किया हुआ है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को हैंडल किया जा सके. नेक्स्ट, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म वांट्स टू कंप्लीट control over operating system and application but does not want to manage physical servers. तो कौन सा सर्विस मॉडल ये होगा? सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ठीक है. जहाँ पर वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मिल जाएगा तो उसको मैनेज नहीं करना पड़ेगा फिजिकल हार्डवेयर और वहाँ पर उसके पास मैक्सिमम कंट्रोल होगा टू डेवलप द ऑन सर्वर्स और स्टोरेज के हवाले से. An organization subscribes to Microsoft Teams for collaboration without worrying about installation, updates or infrastructure. तो ये कौन सा सर्विस क्लाउड मॉडल है? ठीक है. So that is software as a service which fully manage applications over the internet requiring minimal user management. ठीक है. Next, a company accidentally exposes its cloud storage bucket to the public due to incorrect access permissions. So the risk is best described as, कौन सा risk इसमें describe होगा? That is misconfigured cloud settings, जिसकी वजह से क्या हुआ? Data leak. ठीक है, या expose हो गया. A government department in Pakistan adopts cloud solution as the default option for the new ICT projects to reduce cost and improve efficiency. This initiative aligns with, so definitely with the Pakistan cloud first policy. So yeah, a business wants to avoid dependency on a single cloud provider to reduce migration risk. So which cloud challenge is it addressing? ठीक है. So this is vendor lock-in. सही है, ताकि एक के पास ना हो, अलग अलग सर्विसेज के हवाले से वो अलग अलग वेंडर्स को यूज करने. ठीक है. और वेंडर लॉक इन यूज की जाती है ना, ऑर्गेनाइजेशन करती है तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाती है एक प्रोवाइडर पे, तो डिफिकल्ट होता है स्विच करने के हवाले से भी. सही है. A company pays only for the exact amount of storage and processing power it uses each month. Which cloud feature enable this? ठीक है. So this is measured service. Measured service ensure users are charged based on actual uses under pay as you go model. ठीक है.